Good morning, dear students. Here now I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. Okay, in our last lecture, we had discussed that how trades and other things had started in the British colonial period. कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने धीरे धीरे भारत के व्यापार पे कब्जा करना शुरू किया. Today we will continue with this. The topic is ईस्ट इंडिया कंपनी begins trade in बंगाल कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापार शुरू किया. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. सबसे पहले जो फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी वो हुगली नदी जो कि बंगाल में है उसके किनारे 1651 में लगाई गई थी. This was the base from which the company traders known at that time as factors operated. और ये वही समय था जब कंपनी को भारत में क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि कमज़ोर हैं उसका विश्लेषण करने का मौका मिला. The factory had a warehouse where goods for exports were stored. कंपनी के पास एक वेयर हाउस भी था जहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए सामानों को स्टोर करके रखा जाता था. एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट. और एक ऑफिस भी था जहाँ पे कंपनी के अधिकारी बैठा करते थे. एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया उन्होंने और ज़्यादा अंग्रेज़ों को भारत बुलाकर सेटल करवाने लगे. By 1696 it began building a fort around the settlement. और 1696 में वो एक किला बनाने लगे अपने सेटलमेंट के चारों ओर. 2 years later it bribed Mughal official into giving the company जमींदार्स right over 3 villages. और अंग्रेजों ने 2 साल के बाद ही जमींदार से कहलवाकर 3 गांवों पर अपना अधिकार करा. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता as it is known today. और उन्हीं में से एक कालीकट था जो बाद में कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जाना गया. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. इसी के साथ उन्होंने मुगल जो बादशाह औरंगजेब था उससे एक फरमान जो कि एक ऑर्डर होता है वो भी निकलवाया जिससे कंपनी को बिना टैक्स के कारोबार करने में मदद मिली. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कॉन्सेसेस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. और इसी के साथ कंपनी धीरे धीरे और भी सुविधाएं लेने के लिए नेगोशिएशन करने लगी. औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. औरंगजेब का जो फरमान था वो कंपनी को सिर्फ ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए व्यापार करने के लिए मिला था. बट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी. लेकिन कंपनी के ऐसे अधिकारी जो कि अपना निजी बिजनेस किया करते थे उनको कुछ टैक्स देना पड़ता था. दिस दे रिफ्यूज टू पे, जिसको उन्होंने बाद में देने से मना कर दिया. कॉजिंग ए एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, जिससे बंगाल में जो टैक्स आना था वो धीरे धीरे कम होता गया. हाउ कुड द नवाब ऑफ द बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. और इन सभी चीज़ों का बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खान उसने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा, उसने विरोध क्यों नहीं करा, ये भी हम जानेंगे. नाउ हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, किस तरह से ये जो व्यापार था धीरे धीरे लड़ाइयों में बदलता गया. Through the early 18th century, the conflict between the company and the नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. धीरे धीरे 18th सेंचुरी में कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो विद्रोह था वो बढ़ते गया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड दियर पावर एंड ऑटोनॉमी. औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारी पावर बंगाल के नवाब ने अपने हाथों में ले ली. एज अदर रिलीजियन रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, जैसा कि दूसरे क्षेत्र भी यही काम उस समय कर रहे थे. मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वली खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. और इसके बाद अलग अलग शासक वहाँ पर आए जैसे अली वली खान और सिराजुद्दौला खान, वो यहाँ के नवाब बने. ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनियों को छूट देने से मना करा.
demand large tribute for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. उन्होंने किसी भी तरह की मुद्रा कंपनी की तरफ से जारी करने और उनके किले के प्रसार को रोकने के विरुद्ध भी विद्रोह किया और अपना आदेश जारी किया. Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab. और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी कर रही थी जिससे बंगाल का रेवेन्यू लगातार घट रहा था. It was refusing to pay taxes, writing disrespectfully letters and trying to humiliate the Nawab and his official. धीरे धीरे कंपनी ने टैक्स देना बंद करा और उनके नवाबों को बहुत ही अभद्र भाषा में डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट किया. The company on its part declared that the unjust demand of the local official were ruining the trade of the company. और कंपनी ने यह आरोप भी लगाया कि बंगाल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कंपनी पर बेवजह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और जिससे उनको व्यापार में घाटा हो रहा है. एंड ट्रेड could flourish only if the duties were removed. और जब तक ये कर नहीं हटाए जाएंगे तब तक व्यापार सही से नहीं हो पाएगा. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement. और ये भी उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर व्यापार बढ़ेगा तो उन्हें सेटलमेंट के लिए और ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी. Buy up villages and rebuild its fort. और उन्होंने इसके लिए गांव का अधिग्रहण करने की भी अनुमति और किले बनाने की अनुमति भी मांगी. The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. और इसी के साथ धीरे धीरे नवाब और अंग्रेजों के बीच में विद्रोह बढ़ते गया और अंत में प्लासी का युद्ध नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुआ. इस युद्ध के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. So this is for today. What is your homework? Just revise these paragraphs. If you have any doubts, you can ask me. Thank you. Have a good day.